ओके, सो आज हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो हम जिसको मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन कहते थे, आज हम उसको न्यूरल नेटवर्क का नाम दे देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने परसेप्ट्रॉन जो कि स्टेप फंक्शन वाला एक्टिवेशन फंक्शन होता था, उसको हमने लास्ट टाइम देखा था कि आप परसेप्ट्रॉन को एक डिफरेंशिएबल स्मूथ एक्टिवेशन फंक्शन भी दे सकते हैं लॉजिस्टिक सिग्मॉइड फंक्शन के साथ। और तो स्टेप फंक्शन वाले यूनिट को हम परसेप्ट्रॉन कहते थे और स्मूथ एक्टिवेशन फंक्शन को हम न्यूरॉन कहने लग गए। और इसलिए जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स जो थे उनको अब हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन भी कह सकते हैं टेक्निकली, लेकिन आज के बाद हम उनको सिंपली न्यूरल नेटवर्क्स कह देंगे, न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स। और आज हमने ये देखना है कि इनकी ट्रेनिंग किस तरह से हो सकती है। ठीक है, सो न्यूरल नेटवर्क जो है उसमें हमारे पास इनपुट लेयर होगी, हिडन लेयर होगी, आउटपुट लेयर होगी। और हिडन लेयर एक से ज़्यादा हो सकती हैं, इसमें सिर्फ एक बनाई हुई है, पर हिडन लेयर्स एक से ज़्यादा हो सकती हैं। और न्यूरल नेटवर्क में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप शुरू में इनपुट लेयर में अपनी इनपुट्स को प्लेस करते हैं और वो इनपुट्स नेक्स्ट स्टेप में सेकंड लेयर जो हिडन लेयर है वो अपनी आउटपुट्स कंप्यूट करती है। ठीक है, और फिर उससे अगले स्टेप में आउटपुट लेयर अपनी आउटपुट्स कंप्यूट करती है। तो इंफॉर्मेशन जो है वो सीक्वेंशियली ट्रैवल करती है और इंफॉर्मेशन प्रोपगेट्स फॉरवर्ड। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क की जो वर्किंग है, जब आप उसमें कोई इनपुट प्लेस करते हैं तो इट्स अ फॉरवर्ड प्रोपगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, और नोटेशन जो यूज़ करेंगे ये बहुत ज़रूरी है। नोटेशन जो हम यूज़ करेंगे, हम अगर इनपुट लेयर के किसी न्यूरॉन की बात कर रहे हैं ना, तो उसको इंडेक्स हम करेंगे एज द ith न्यूरॉन। अगर हम हिडन लेयर के किसी न्यूरॉन की बात कर रहे हैं तो विल इंडेक्स इट यूजिंग द jth न्यूरॉन। अगर हम आउटपुट लेयर की बात कर रहे हैं या फिर हिडन लेयर से अगली लेयर की अगर बात कर रहे हैं वो अगली लेयर कोई और हिडन लेयर भी हो सकती है या आउटपुट लेयर होगी। तो जो भी हिडन लेयर से अगली लेयर है उसको, उसमें जो न्यूरॉन्स हैं उनको अगर हमने इंडेक्स करना है तो वो के से वो इंडेक्स होगा। अगर हमने हिडन लेयर के किसी भी न्यूरॉन के वेट्स की बात करनी है तो हम उसके वेट्स का जो वेक्टर है उसको wj से इंडेक्स करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो ब्लू वेट्स हैं, जो ब्लू एजेस आपको नजर आ रही हैं, ये एजेस हैं वो वाले वेट्स जो पहले हिडन न्यूरॉन के वेट्स हैं। ठीक है, और इस न्यूरॉन के सारे जो वेट्स हैं उनको हम W1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। So let me also let's see if this works. No, it won't work. So let's return. तो पहले न्यूरॉन के जो वेट्स हैं उनको हम लेट्स नॉट कॉल दिस, तो इसको हम W1 वाले वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरे हिडन न्यूरॉन के जो वेट्स हैं उनको W2 के वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरे हिडन न्यूरॉन के वेट्स W3 के वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, सो ऑन। तो एनी हिडन लेयर न्यूरॉन WJ वेक्टर होगा
जो उसके वेट्स रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा W, when we say WJI, इसका मतलब है कि ये jth हिडन न्यूरॉन के वेट्स हैं और उनमें से भी जो ith इनपुट न्यूरॉन को देखने वाला वेट है। यानी दिस वेट हेयर, फर्स्ट वन वुड बी W, क्योंकि ये हिडन न्यूरॉन 1 का वेट है तो यहां पे 1 आएगा, और ये असल में इनपुट 0 को देख रहा है। इनपुट 0 से मेरा मतलब हमेशा बायस होगा, तो ये इनपुट 0 को देख रहा है, ये W10 होगा। ये सेकंड वेट अगेन W1 हिडन न्यूरॉन नंबर 1 का ये वेट है, लेकिन इनपुट 1 को देख रहा है, ठीक है। ये वाला W1 का वेट है लेकिन इनपुट 2 को देख रहा है, एंड सो ऑन। ये वाला जो वेट है आखिरी, ये 1 2 3 4 5, ये हिडन न्यूरॉन 5 का वेट है लुकिंग एट इनपुट 4, ठीक है। ये जो एंड पे यहां पे वेट है, ये आउटपुट न्यूरॉन 3 का वेट है लुकिंग एट इन हिडन न्यूरॉन 5, ठीक है। इट्स ऑलवेज जिसके आप वेट हैं यानी अगली लेयर, उसका इंडेक्स पहले होगा, और जिसको देखा जा रहा है यानी पिछली लेयर, उसका इंडेक्स बाद में होगा। ओके, एंड जस्ट टू डिफरेंशिएट कि आप कौन सी लेयर की बात कर रहे हैं, हम ये सुपरस्क्रिप्ट भी डाल देंगे कि हम पहली लेयर के वेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह WJI के तो हम कहेंगे कि अच्छा हम पहली लेयर के वेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जब हम आउटपुट लेयर के किसी वेट के न्यूरॉन के वेट्स की बात करेंगे, अगर सारे वेट्स की बात कर रहे हैं तो उस न्यूरॉन के सारे वेट्स का वेक्टर होगा, और अगर आपने लेयर स्पेसिफाई करनी है तो ये सेकंड लेयर है, ठीक है। इसी तरह अगर kth आउटपुट न्यूरॉन से पीछे jth हिडन न्यूरॉन को देखने वाला वेट है एक तो उसको हम सेकंड लेयर का वेट बताएंगे, ठीक है। और हम ये भी करेंगे कि फॉर एग्जांपल इनपुट लेयर में अगर आपकी जो इनपुट है अगर वो डी डिमेंशनल है, सो इस केस में इनपुट आपकी 4 डिमेंशंस में है, 4 नंबर आ रहे हैं इनपुट में, ठीक है। तो डी डिमेंशनल अगर इनपुट है और मैं बायस भी उस इनपुट में प्री पेंड कर दिया, पहले ही मैंने बायस भी लगा दिया है साथ ही, तो इसको हम D+1 डिमेंशन कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हिडन लेयर है, हिडन लेयर में अगर M न्यूरॉन्स हैं तो ये M डिमेंशन है, और अगर आप बायस जब ऐड कर देंगे, अगर तो बायस भी प्रीपेंड कर देते हैं बाद में, तो ये M+1 डिमेंशनल हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह जो आउटपुट है, आउटपुट आपकी लेट्स कॉल इट कैपिटल K डिमेंशन, ठीक है। तो ये नंबर्स हम यूज कर रहे होंगे। इनपुट डी डिमेंशनल है, हिडन लेयर जो हम सिर्फ एक हिडन लेयर से अभी काम कर रहे हैं तो वो M डिमेंशनल है, और आउटपुट K डिमेंशनल, ओके। अब जब आप कोई भी वेक्टर X प्लेस करते हैं in front of at the input layer, तो हिडन लेयर क्या करती है, हिडन लेयर के जो भी इस केस में 5 न्यूरॉन्स अपने आंसर निकालते हैं, ये 5 ब्लू न्यूरॉन्स, हर ब्लू न्यूरॉन अपना कोई ना कोई आंसर निकालेगा। सो
फॉर एग्जाम्पल ये पहला न्यूरॉन अपना आंसर निकालेगा Z1, अगला न्यूरॉन अपना आंसर निकालेगा Z2, अगला न्यूरॉन अपना आंसर निकालेगा Z3, Z4 और Z5। ये 5 आंसर अपने निकालेंगे ये। और हर आंसर असल में कैसे, और इन कंबाइंड इन आंसर्स का एक वेक्टर आ गया आपके पास, ठीक है, वेक्टर Z। दिस वेक्टर Z इज अ फंक्शन ऑफ योर इनपुट वेक्टर X, ठीक है। और हर ZJ किस तरह से निकल रहा होगा, हर ZJ जो आउटपुट निकल रही है किसी न्यूरॉन की, वो कोई एक्टिवेशन फंक्शन होगा जिससे निकलती होगी आउटपुट, ठीक है। हर न्यूरॉन का कोई एक्टिवेशन फंक्शन होता है, चाहे वो स्टेप फंक्शन हो, चाहे वो सिग्मॉइड फंक्शन हो, जो भी है। हम जेनेरिक एक फंक्शन बस कह देते हैं, जो भी है वो फंक्शन, इट इज सम फंक्शन। और वो फंक्शन होता किस चीज का है, उस न्यूरॉन की प्री एक्टिवेशन का। और प्री एक्टिवेशन को हम कह देंगे jth न्यूरॉन की जो भी प्री एक्टिवेशन वैल्यू थी, ठीक है। और वो कैसे कंप्यूट होती है, वो डॉट प्रोडक्ट से कंप्यूट होती है, यानी उस न्यूरॉन का, रिमेंबर हिडन लेयर के jth न्यूरॉन, जब हिडन लेयर की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये पहली लेयर है वेट्स की। तो फर्स्ट लेयर ऑफ वेट्स में जो पहला न्यूरॉन है उसके वेट्स उनका ट्रांसपोज किया, इनपुट से डॉट प्रोडक्ट किया, ये आपके पास AJ आ गया, ये प्री एक्टिवेशन आ गई। अब यहां पे आप नोट करें, मैंने बायस ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने प्री पेंड किया हुआ था बायस X के अंदर, और वेट्स भी, बायस का वेट इसके अंदर इंक्लूडेड है। और अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट को जरा खोल के लिखना चाहूं तो ये असल में मैंने लिखा है एक्टिवेशन AJ को अगर मैं खोल के लिखूं तो वो ऐसे ही है कि मैं I equals 0 till D, क्योंकि आपकी इनपुट D डिमेंशनल थी और मेरा इंडेक्स 0 से शुरू हुआ है, यानी बायस इंक्लूड हो रहा है इसमें। और यहाँ पे मैं WJI ऑफ लेयर 1 मल्टीप्लाइड बाय XI, ठीक है। ये आप लोग वेरीफाई कर लेंगे, ये एग्जैक्टली वो डॉट प्रोडक्ट है जो हमें रिक्वायर्ड था। ओके, इसका मतलब अगर मैंने ZJ निकालना यहाँ पे इस फॉर्मूले से आ गया, तो J को मैं 1 2 3 4 5 करूंगा तो ये ब्लू न्यूरॉन्स की आउटपुट्स कंप्यूट हो जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली मैं आपके जो इसी तरह मैं YK भी निकाल सकता हूं, ठीक है। इसी तरह कोई भी YK निकाल सकता हूं। इनफैक्ट YK का फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है और YK के फॉर्मूले में आप नोट करें, अगर हम लेफ्ट टू राइट चलें, हमारे पास आपने इनपुट X प्लेस की और उस इनपुट X के लिए मैं kth न्यूरॉन की आउटपुट जानना चाह रहा हूं, kth आउटपुट न्यूरॉन का आंसर जानना चाह रहा हूं। हर आउटपुट न्यूरॉन का कोई एक्टिवेशन फंक्शन तो होगा, जो भी वो एक्टिवेशन फंक्शन है उसको मैं F कह देता हूं, जेनेरिक एक टर्म। और वो न्यूरॉन अपनी प्री एक्टिवेशन की बेस पे आंसर निकालेगा। उस न्यूरॉन की प्री एक्टिवेशन को A सब K कह देता हूं। वो कैसे आएगी A सब K, वो डॉट प्रोडक्ट से आएगी, यानी आउटपुट लेयर, सेकंड लेयर के kth न्यूरॉन के जो भी वेट्स थे उनका ट्रांसपोज किया और मल्टीप्लाई कर दिया हिडन लेयर के सारे आउटपुट से, क्योंकि आउटपुट न्यूरॉन तो हिडन न्यूरॉन्स की आउटपुट को देख रहा है, ठीक है। और हिडन न्यूरॉन की आउटपुट किसकी बेस पे आई थी, X की बेस पे, ठीक है। और ये सेकंड लाइन में तो मैं सिर्फ ये जो डॉट प्रोडक्ट मैंने इस तरह लिखा हुआ है, इसको मैं खोल के लिख रहा हूं कि WK ट्रांसपोज Z ऑफ X जो है वो मैंने उसमें, अब नोट करें, मैंने यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 1 से स्टार्ट किया हुआ है, 0 से नहीं स्टार्ट किया।
इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली जो बायस है वो सेपरेटली लिखा हुआ है, ठीक है। मैं चाहता तो ये कंबाइन करके 0 से स्टार्ट कर देता, ठीक है, जस्ट सो दैट योर, हम दोनों नोटेशन या दोनों तरीके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वही हो रहा है कि वेट्स इनटू इनपुट्स प्लस बायस ही हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता तो यहाँ 0 से शुरू कर देता। तो ये ऊपर वाली जो टर्म है डब्ल्यू के ट्रांसपोज जी खोल के मैंने यहाँ नीचे लिखी हुई है, ठीक है। और इस टर्म के अंदर भी ये जो जी जे ऑफ एक्स है, हमने अभी देखा है कि जी जे ऑफ एक्स तो खुद एच ऑफ एक और सम हो रहा है, ठीक है। तो ये जो जी जे की टर्म हमने राइट पे लिखी थी, जी जे की टर्म जो हमने यहाँ पे लिखी थी, इसको अब मैं रिप्लेस कर दूंगा जी जे ऑफ एक्स। और वो जो मैं रिप्लेस की तो मेरे पास बस इधर ब्लू में वही टर्म आ गई जो हमने अभी लिखी थी, एच ऑफ सम ऑफ वेट्स एंड इनपुट्स गोइंग फ्रॉम 0 टिल डी। अब यहाँ पे मैंने इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट किया, इसलिए मैंने बायस अलहदा नहीं लिखा, लेकिन इट्स ऑल वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। ओके ओके, सो that's how information travels from the input through the hidden layers to an output neuron, ठीक है। तो ये हमने पूरा वो फॉरवर्ड प्रोपगेशन का स्टेप हमने देख लिया है कि एक न्यूरल नेटवर्क के आउटपुट लेयर में कोई एक न्यूरॉन अपना आंसर कैसे निकालता है, ठीक है। और ये जो हमने पूरी जो इक्वेशन लिखी थी कि जब इनपुट x आती है और w जो है इसके अंदर सारे के सारे वेट्स हैं, पूरे न्यूरल नेटवर्क के सारे वेट्स हैं। तो जब एक इनपुट आती है और एक न्यूरल नेटवर्क जिसमें w वेट्स हैं, उसका kth आउटपुट न्यूरॉन अपना आंसर कैसे निकालता है, ये पूरी कंप्यूटेशन यू कैन डिवाइड इट या व्यू इट इन 2 स्टेजेस। पहला स्टेज ये है कि आप इनपुट को प्लेस करने के बाद हिडन लेयर्स की आउटपुट निकालते हैं, और जब हिडन लेयर की आउटपुट निकल आती है तो फिर आप आउटपुट न्यूरॉन का आंसर निकालते हैं, ठीक है। और तो एक्स आया, एक्स की बेस पे आपने प्री एक्टिवेशंस कंप्यूट की और आउटपुट भी कंप्यूट कर ली हिडन की। ये फर्स्ट स्टेप था फॉर j इक्वल्स 1 to m, यानी जितने भी हिडन लेयर के न्यूरॉन्स थे। और फिर आपने जो हिडन लेयर के न्यूरॉन्स के आंसर्स थे z वेक्टर में सारे के सारे, उनकी बेस पे प्री एक्टिवेशन निकाली आउटपुट की, और फिर एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजारा। यहाँ आई शुड हैव स्टेटेड फॉर k इक्वल्स 1 से लेके जितने भी आउटपुट के न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। तो ये 2 स्टेजेस हैं। 2 स्टेजेस इसलिए क्योंकि हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क हम देख रहे थे उसमें लेयर्स 2 थी, एक हिडन लेयर एक आउटपुट लेयर। अगर लेयर्स होती 6, यानी 5 हिडन लेयर्स और एक आउटपुट लेयर, ठीक है। तो और यहाँ पे आपके इनपुट्स थे, तो पहले ये वाले डॉट प्रोडक्ट सारा कुछ होता है, एक स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज, 5वां स्टेज, और एंड पे फिर आप आउटपुट निकाल लेते। तो 6 स्टेजेस में काम हो रहा होता, ठीक है। एंड दैट्स फॉरवर्ड प्रोपगेशन। और आप शायद नोट कर सकते हो कि हम ये सारे का सारा स्टेप जो है ना, ये मैट्रिक्स और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप कहते हैं पहले लेट्स से हमारे पास 5 हिडन ये हैं और 3 आउटपुट हैं और 4 इनपुट। ये मैंने वही नेटवर्क बनाया है जो अभी हम पहले देख रहे थे, ये यही वाला नेटवर्क है जो जहाँ बना हुआ है, ठीक है।
इसमें आप नोट करें कि ये जो पहले न्यूरॉन का आंसर निकलना है, इसके कोई वेट्स होंगे और ये बायस को भी देखता होगा किसी और वेट के साथ, और ये अपना आंसर निकालता होगा। ये आंसर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, या इसकी प्री एक्टिवेशन, कि मैं वो जो W1 वेट्स हैं, अगर मैं उनको इस तरह करके लिख दूँ, 6 होंगे, 5 होंगे, क्योंकि 4 इनपुट के और 1 बायस का वेट, और ट्रांसपोज करके लिखना था, तो मैं अगर उनको ऐसे करके लिख दूं, और यहां पर मैं x को उसमें सबसे पहले बायस प्रीपेंड किया, फिर x1 लिखा, x2 लिखा, x3 लिखा और x4 लिखा। अगर मैं इस वेक्टर को और इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये एग्जैक्टली डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। यहां पहला वेट था W10, यहां अगला था W11, W12, W13, W14, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज करके मैं लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई करूंगा तो एग्जैक्टली डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी A1 आ जाएगा। और उसको बाद में प्री एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजार सकता हूं। सिमिलरली मैं वेट्स अगले न्यूरॉन के अगर यहां पे लिख दूं, सेकंड जो हिडन न्यूरॉन है, सेकंड हिडन न्यूरॉन, उसको हम कहेंगे, उसके वेट्स होंगे W2 लुकिंग एट 0, W2 लुकिंग एट 1, W2 लुकिंग एट 2, W2 लुकिंग एट 3, W2 लुकिंग एट 4। तो ये वेट्स इधर रख दूं। इसी तरह थर्ड हिडन न्यूरॉन के वेट्स इस तरह रख दूं, फोर्थ हिडन न्यूरॉन के वेट्स इस तरह रख दूं, फिफ्थ हिडन न्यूरॉन के वेट्स इस तरह रख दूं। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये मैट्रिक्स जितने हिडन न्यूरॉन्स थे आपके पास, इस केस में 5 हैं या m, ये m बाय x की जो डिमेंशन थी वो d थी, लेकिन आपने बायस अपेंड किया हुआ था, तो d+1 थी। तो इसमें x वेक्टर, तो इधर इतनी रोज हैं, इधर जो कॉलम्स हैं वो इतने ही होंगे अगर मल्टीप्लिकेशन होनी है। तो ये मैट्रिक्स एक m/d+1 का मैट्रिक्स होगा, एंड लेट्स कॉल इट द मैट्रिक्स ऑफ वेट्स ऑफ लेयर 1। ये लेयर 1 के तमाम वेट्स का मैट्रिक्स है, और इस तरह से हमने अरेंज किया हुआ है। और अगर आप इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, और यहां पे आप वेक्टर x रख देते हैं जिसमें बायस का 1 जो है वो प्रीपेंड हुआ है, तो जस्ट मल्टीप्लाई देम and you get another vector of activations। और उसके बाद जब हम कहते हैं h, ये फंक्शन अब जब मैं वेक्टर पे अप्लाई कर रहा हूं, इसका मतलब है कि उसके एलिमेंट्स पे मैंने ये वेक्टर अप्लाई कर दिया। जो पहला नंबर पड़ा है h ऑफ जो दूसरा नंबर पड़ा है, एंड सो ऑन, h ऑफ जो आखिरी नंबर पड़ा होगा, ठीक है। ये एक वेक्टर आ जाएगा। जब मैं फंक्शन वेक्टर पे अप्लाई किया तो उसके हर एलिमेंट पे अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन इन स्टेप 1, कि आपके पास इनपुट आई, आपने फर्स्ट लेयर के वेट्स के साथ बस ये मैट्रिक्स इनटू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर दी, एक और वेक्टर आ गया होगा, उस वेक्टर पे आपने हर एलिमेंट पे एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर दिए, और आपके पास हिडन लेयर की आउटपुट आ गई है। उस हिडन लेयर की आउटपुट जो है, उसमें फिर से आप एक 1 यानी बायस की इनपुट प्रीपेंड कर दें, शुरू में लगा दें, या आपकी मर्जी, वैसे एंड पे लगानी है, शुरू में लगानी है, बीच में लगानी है, जहां मर्जी लगा दें, बस कंसिस्टेंट रहिएगा। तो इस वक्त हम शुरू में एक 1 प्रीपेंड कर रहे हैं। तो अब प्रीपेंड करने के बाद फिर से वही काम करना है कि अब आपके पास जिस तरह इनपुट वेक्टर पहले था, अगली लेयर के लिए जो इनपुट वेक्टर है वो z है। अगली लेयर के जो वेट्स हैं उनको आप फिर से अरेंज कर सकते हैं एज अ मैट्रिक्स। सो सेकंड लेयर के फर्स्ट न्यूरॉन के वेट्स, और उनको मैंने इस तरह ट्रांसपोज करके लिख दिया। सेकंड लेयर के सेकंड न्यूरॉन के वेट्स और ट्रांसपोज करके लिख दिया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जितने भी न्यूरॉन्स थे k, और जो भी साइज हिडन लेयर का था, या हिडन लेयर से अब
1 प्री पेंड हुआ है तो m+1 उसका साइज होगा। ये k/m+1 का मैट्रिक्स होगा और आपने इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो k नंबर्स आ जाएंगे। हर नंबर के ऊपर आपने एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करना है, आपके पास आउटपुट का वेक्टर आ जाएगा k डिमेंशन, और आपके पास अपने न्यूरल नेटवर्क की आउटपुट आ गई। ऑल यू नीडेड टू डू, अगर 2 लेयर्स का नेटवर्क है, ऑल यू नीडेड टू डू वाज मैट्रिक्स इनटू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, फिर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर दें, उसके बाद बायस प्रीपेंड कर दें, फिर से मैट्रिक्स इनटू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजार दें। और अगर ये आउटपुट लेयर नहीं थी, हिडन लेयर थी, तो फिर से 1 प्रीपेंड कर दें, अगली 3rd लेयर के वेट से मल्टीप्लाई कर दें, मैट्रिक्स इनटू वेक्टर, एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजारें, एंड सो ऑन, जब तक अब आउटपुट लेयर के आंसर पे नहीं पहुंच जाते। यही प्रोसेस चलता रहेगा। ओके, हमने लास्ट टाइम जी सर ये जो लास्ट स्लाइड में प्रीपेंड 1 to Z, इसका नहीं थोड़ी सी समझ आई, ये जो लिखा हुआ था लास्ट स्लाइड में। जी ये सेकंड स्टेप 1 to Z। जी Z1 Z2 Z कैपिटल M, लेकिन यहां पर मैं 1 पहले डाल देता हूं। अपेंड तो पता है ना आपको, एंड पे डालते थे 1, प्री पेंड है मैं पहले डाल देता हूं। क्लियर? बिल्कुल ठीक है समझ आ गया। वो वेक्टर के अंदर ऐड करने को ऐड 22 ऐड कह लें, बेहतर लफ्ज होगा कंकैटिनेट, या और बेहतर होगा प्री पेंड, पहले डाल दें। ठीक है। वेक्टर एडिशन या वेक्टर के अंदर ऐड करना का मतलब कुछ और है, वो हर एलिमेंट में +1 भी तो हो सकता है। सो लेट्स नॉट यूज द टर्म ऐड। जी अच्छा, हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर हमने रिग्रेशन करनी है तो रिग्रेशन में जो आउटपुट न्यूरॉन है, लेट्स से जितने भी हैं, उनकी जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो आइडेंटिटी रख लेना चाहिए कि जो भी एक्टिवेशन आई थी वो ही आंसर आ जाए। रिग्रेशन के केस में आउटपुट लेयर के न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूं, यानी YK = AK। ठीक है। लॉस फंक्शन फॉर रिग्रेशन, ये भी हमने देखा था कि वो सम स्क्वेयर्ड, हाफ सम स्क्वेयर्ड एरर हो सकता है, जिसमें अगर k डिमेंशनल इनपुट है तो ये आउटपुट वेक्टर और टारगेट वेक्टर के डिफरेंस का नॉर्म, स्क्वेयर्ड नॉर्म लिया हुआ है, और अगर आप उसको खोल के लिखें तो आप सिर्फ हर kth आउटपुट न्यूरॉन का आंसर लेंगे माइनस जो kth टारगेट वैल्यू थी, माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे और ये सारे न्यूरॉन्स पे सम कर देंगे। एंड यू विल डू दिस फॉर ऑल ट्रेनिंग एग्जांपल्स 1 से लेके n तक। और LN जिसको हम कह रहे हैं वो है ये इंडिविजुअल लॉस जो है, किसी भी nth ट्रेनिंग एग्जांपल पे जो एरर आ रहा है या लॉस आ रहा है उसको L(n) कह रहे हैं। अब जो आगे स्लाइड्स आने वाली है ना, उस पे हम सिर्फ किसी भी nth ट्रेनिंग एग्जांपल की बात कर रहे हैं, कोई भी nth ट्रेनिंग, क्योंकि अगर मैं किसी एक एग्जांपल के लिए लॉस और डेरिवेटिव्स और ग्रेडियंट्स निकाल सकता हूं तो मैं इसका मतलब पूरे लॉस, फिर मैं सबके लिए ग्रेडियंट निकाल सकता हूं। सो वी विल फोकस ओनली ऑन 1 nth ट्रेनिंग सैंपल, और चूंकि वो क्लियर होगा कि हम किसी एक सैंपल की बात कर रहे हैं तो आगे जाके हम ये ड्रॉप करने लगे हैं n वाला सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो जब आगे वाली स्लाइड्स में जब हम L कहेंगे, इट एक्चुअली मीन्स कि हम किसी nth ट्रेनिंग एग्जांपल पे लॉस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो न्यूरल नेटवर्क में एक वेट जो है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है लॉस को, इसको देखते हैं। अब आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, ये जरा दिस कैन बिकम अ लिटिल ट्रिकी तो नहीं है, लेकिन बस नोटेशन और बहुत सारी चीजें एकदम आ जाती हैं, तो ट्राई टू स्टे विद मी। सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये जो सेकंड लेयर ऑफ वेट्स है, सेकंड लेयर ऑफ वेट्स, इसके अंदर कोई वेट है W21। ये वेट
W21 2 1 से पता ही लगता है कि ये आउटपुट का सेकंड न्यूरॉन होगा और हिडन लेयर का फर्स्ट न्यूरॉन होगा, ठीक है। और ऐसा ही हो रहा है, ये रेड सेकंड न्यूरॉन है और ये वाला ब्लू हिडन लेयर का फर्स्ट न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन, मेरा आप लोगों से सवाल है, अगर आप क्विकली आंसर कर सकें, जो हिडन लेयर जो W21 है, डज इट अफेक्ट द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट आउटपुट न्यूरॉन? क्या W21 इस पहले आउटपुट न्यूरॉन के आंसर को अफेक्ट करता है? ये तो इसमें फीड ही नहीं हो रहा, तो ये इसके आंसर को बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ना ही ये तीसरे आउटपुट न्यूरॉन को इन्फ्लुएंस करेगा। अगर ये इन्फ्लुएंस करेगा तो Y2 को करेगा, सही। और अगर ये Y2 को इन्फ्लुएंस करेगा भी, तो लेट्स सी द पाथ कि उसमें होगा क्या, कि W21 की बेस पे सेकंड आउटपुट न्यूरॉन की प्री एक्टिवेशन होगी, सेकंड आउटपुट न्यूरॉन की प्री एक्टिवेशन, राइट। और इस प्री एक्टिवेशन की बेस पे सेकंड आउटपुट न्यूरॉन अपना आंसर निकालेगा और वो सेकंड आउटपुट न्यूरॉन के आंसर की बेस पे लॉस फंक्शन अफेक्ट होता होगा। तो ये वो पाथ है कि ये जो वेट था W21 ऑफ द सेकंड लेयर, ये लॉस को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा था। ये सबसे पहले प्री एक्टिवेशन में इसका रोल आता है। प्री एक्टिवेशन की बेस पे न्यूरॉन की आउटपुट निकलती है, न्यूरॉन की आउटपुट की बेस पे लॉस फंक्शन निकलता है, ठीक है। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। अब आते हैं इधर मैं कर देता हूं। अब मैं इस वेट की बात कर रहा हूं जो हिडन लेयर का वेट है, W41 ऑफ लेयर 1। 4-1 का मतलब यह है कि ये हिडन न्यूरॉन नंबर 4 को देख रहा है, 1 2 3 4, और ये इनपुट न्यूरॉन नंबर 1 को देख रहा है, हिडन न्यूरॉन नंबर 1, इनपुट नंबर 1। ये किस तरह से इन्फ्लुएंस करता होगा लॉस को? वेल, आपने सिर्फ ये देखना है कि ये डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है, वो आगे किसको अफेक्ट करता है, और फिर वो लॉस तक कैसे पहुंचते हैं। वो ये मैंने पर्पलिश एरोज बनाए हुए हैं, और इसको देख लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। W41 इन्फ्लुएंस करता होगा ये जो फोर्थ हिडन न्यूरॉन है इसकी प्री एक्टिवेशन को, यानी A4 लेयर 1 की जो है, और ये जो है ये इन्फ्लुएंस करती होगी न्यूरॉन की आउटपुट को। उस न्यूरॉन की आउटपुट को तो हम Z4 कहते थे क्योंकि फोर्थ हिडन न्यूरॉन है। ये Z4 आगे सारे आउटपुट न्यूरॉन्स को फीड हो रहा होता है। एक न्यूरॉन आगे हर लेयर से कनेक्टेड होता है, तो आपके पास Z4 जो है ये अब अफेक्ट कर रहा है प्री एक्टिवेशन, सेकेंड लेयर की न्यूरॉन A1 की भी प्री एक्टिवेशन इफेक्ट करता है, ये सेकेंड न्यूरॉन की प्री एक्टिवेशन भी इफेक्ट करता है, थर्ड न्यूरॉन की भी प्री एक्टिवेशन इफेक्ट करता है। फर्स्ट न्यूरॉन की प्री एक्टिवेशन की बेस पे Y1 निकलता है, सेकेंड न्यूरॉन की प्री एक्टिवेशन की बेस पे Y2 निकलता है, थर्ड न्यूरॉन की प्री एक्टिवेशन की बेस पे Y3 निकलता है, Y1 की बेस पे लॉस निकलता है, और Y2 की बेस पे भी लॉस निकलता है, और Y3 की बेस पे भी लॉस निकलता है। सो यहाँ पे ये हुआ है कि W जो एक वेट था हिडन लेयर का, उसने अपना काम करते हुए अपनी प्री एक्टिवेशन को अफेक्ट किया, उसने अपने न्यूरॉन की आउटपुट को अफेक्ट किया, लेकिन फिर ये मल्टीपल पाथ आए अगली लेयर में।
कि उस एक न्यूरॉन की आउटपुट ने 3 तरीकों से लॉस को अफेक्ट किया था। एक तरीका A1 के थ्रू था, एक तरीका A2 के थ्रू था, एक तरीका A3 के थ्रू था। ठीक है, ओके। अब अगर आप लोगों को याद हो तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि जो आपका अब मैं दोबारा पहले वाला केस देख रहा हूं W21 का, कि हम ऐसे कह सकते हैं कि लॉस इज अ फंक्शन ऑफ Y2 and Y2 is a function of A2 and A2 is a function of W21 of layer 2। ठीक है, और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे पार्शियल डेरिवेटिव अगर निकालना हो, लॉस का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W21, ये कैसे निकालेंगे? मैथ का कैलकुलस का कौन सा रूल होता है जो आप यूज करते हैं इस तरह का डेरिवेटिव निकालने? चेन रूल, एब्सोल्युटली। सो आप इसको लिखते हैं कर्ली L बाय कर्ली Y2 मल्टीप्लाइड बाय कर्ली Y2 बाय कर्ली A2 और फिर कर्ली A2 बाय कर्ली W21 ओके। तो ये तो चेन रूल तो हमने यूजुअली पढ़ा होता है। जब भी आपके पास इस तरह की सिंपल सी चेन है ना कि W2 एक ही पाथ के थ्रू लॉस तक पहुंच रहा है, तब तो सिंपल चेन रूल लगता है। लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यही कर लेते हैं। लेकिन जब भी आपके पास ये मल्टीपल पाथ्स के थ्रू आ रहे हों, W41 फॉर एग्जांपल ऑन द लेफ्ट, W41 अगर मल्टीपल 3 पाथ्स के थ्रू लॉस को इफेक्ट कर रहा है तो एक पाथ पे तो चेन रूल लगेगा, एक पाथ पे। लेकिन चूंकि पाथ्स 3 हैं, इनके डेरिवेटिव्स आपस में ऐड होंगे, क्योंकि W41 का जो इम्पैक्ट है वो एक पाथ के थ्रू भी है, प्लस दूसरे पाथ के थ्रू भी है, प्लस तीसरे पाथ के थ्रू भी है। तो इसको मल्टीवेरिएट चेन रूल कहते हैं। ठीक है, और इसको चले मैं लिख देता हूं। या फर्स्ट लेट्स लुक एट द मल्टीवेरिएट चेन रूल। जब भी आपके पास अगर इस तरह का है ना फंक्शन के आपके पास u ऑफ x है और फिर f ऑफ u है, इस तरह का फंक्शन है, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो तो आपने चेन रूल बिल्कुल सही बताया कि वो df बाई du इंटू du बाई dx है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल पाथ्स हैं, यानी आपके पास जो फंक्शन f है वो u और v पे डिपेंड करता है, और u भी एक फंक्शन ऑफ x है और v भी एक फंक्शन ऑफ x है। इस तरह के केस में अगर आपको df बाई dx चाहिए तो ये एक पाथ पे तो चेन रूल लगेगा, लेकिन दूसरे पाथ पे भी चेन रूल लगेगा और ये ऐड किए जाएंगे। ये है मल्टीवेरिएट चेन रूल। ठीक है, सो आपने किया कर्ली f बाई कर्ली u इंटू du बाई dx प्लस, यानी जब भी मल्टीपल पाथ आए आपके पास प्लस आएगा, और देन यू विल हैव कर्ली f बाई कर्ली v, आगे चेन रूल ही है, और dv बाई dx। एक पाथ पे चेन रूल है लेकिन मल्टीपल पाथ्स जो हैं वो ऐड किए जाएंगे। ठीक है, और ये जो मल्टीवेरिएट चेन रूल जब हम इस तरह के डेरिवेटिव्स निकालने के लिए यूज करेंगे ना, जो भी है, जब मल्टीवेरिएट चेन रूल को हम अप्लाई करेंगे इस तरह के डेरिवेटिव्स निकालने के लिए, इसको एक खास नाम दे दिया जाता है। ये असल में सिर्फ कैलकुलस का मल्टीवेरिएट चेन रूल ही है, बस उसका एक एल्गोरिथम है, उसका सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है उसको निकालने के लिए। उसको बैक प्रोपगेशन कहते हैं। किसी का कोई सवाल है जी क्विकली? सर ये मिक्स हो गया है, मतलब ये नोटेशन जो है मल्टीवेरिएट वाली,
एफ एक्चुअली तो हमारी आउटपुट थी और एफ का फंक्शन यू और वी से मिलके बन रहा था। अच्छा, ये तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ। हमने एक्चुअली एक्स इम्पैक्ट डाला था इससे। जी जी बताइए। मगर सर ये इक्वल टू के राइट साइड है ना, ये वाली कंफ्यूजिंग कर रही है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू यू, हालांकि नीचे तो हमने एक्स लिखा हुआ, ये नहीं समझ आ रही। तो यहाँ कैसे मान गए ये? आप मल्टीवेरिएट की बारी क्यों कह रहे हैं? इधर क्यों नहीं इतराज किया आपने? पहले इधर इतराज तो किया। यहाँ पे भी कंफ्यूजन है। तो ओके, तो आप ऐसा कीजिएगा, चेन रूल एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, कि कैलकुलस में चेन रूल क्या चीज़ होती है। लेकिन अगर मैं आपको वैसे सिंपल एग्जांपल दे दूं, लेट्स से एक्स जो है, मैं सिर्फ चेन रूल समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर एक्स ये फंक्शन है और ये जो यू ऑफ एक्स फंक्शन था ये था एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और फिर एफ जो फंक्शन था, ये यू का फंक्शन था, ये 2 टाइम्स यू था फंक्शन, ठीक है, 2 टाइम्स यू। और यू क्या है, यहां मैं लिख देता हूं, ये तो 2 टाइम्स यू था, ठीक है, यू ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर, और एफ ऑफ यू जो है ये 2 टाइम्स यू है, ठीक है। 2 टाइम्स यू का मतलब है यू की वैल्यू इधर डाल देता हूं, एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एफ का डेरिवेटिव बता दें एक्स के हिसाब से, आप ही बता दें क्विकली, डी एफ बाई डी एक्स क्या होगा? ये एक्सप्रेशन है आपके पास फाइनल, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4x, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मेरे रूल से देखें, ये जो हमने चेन रूल है इससे देखें, डी एफ बाई डी यू क्या होगा? सिर्फ डी एफ बाई डी यू, डी एफ बाई डी यू, ये 2 होगा, क्योंकि डी एफ जो फंक्शन है ये 2u का फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 2 होगा। और डी यू बाई डी एक्स क्या होगा? ये u फंक्शन लिखा हुआ है, डी यू बाई डी एक्स, ये 2x होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जरा तो 4x आ जाता है। तो द चेन रूल वर्क्स, ठीक है, इसको अपने तौर पे आप देख लीजिएगा, द चेन रूल वर्क्स। और इसी तरह आप वेरीफाई कर सकते हैं कि द मल्टीवेरिएट चेन रूल ऑल्सो वर्क्स। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि जब भी आपके पास x f को अफेक्ट करता होगा लेकिन थ्रू मल्टीपल पाथ्स, तो तब आप मल्टीवेरिएट चेन रूल लेके आएंगे, ठीक है। और न्यूरल नेटवर्क में हम देख रहे हैं कि ये W41 फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेयर का वेट जो है ये लॉस को अफेक्ट करता है, लेकिन 3 डिफरेंट पाथ्स के थ्रू, ठीक है। ओके, अच्छा, अब हम अक्सर स्पेसिफाई करते हैं, जिस तरह मैंने इधर स्लाइड पे पूरा स्पेसिफाई किया कि आपके पास W41 किसको अफेक्ट करता है, वो किसको अफेक्ट करता है, वो किसको अफेक्ट करता है, सो ऑन, ताकि हम बाद में ये लिख सकें जिस तरह के लॉस किसके थ्रू आ रहा था बेस्ड ऑन W41। वो हमने अगली स्लाइड पे खोल के लिखा हुआ है फिर से, कि अब मैं लेयर 1 की बात कर देता हूँ, ये नीचे, कि जो लॉस है ये आउटपुट वेक्टर के न्यूरॉन्स से डिटरमिन हो रहा है, जो रेड न्यूरॉन्स है, और वो अपने एक्टिवेशन प्री एक्टिवेशंस का जो वेक्टर है उस पे डिपेंड करता है। वो जो प्री एक्टिवेशंस का वेक्टर है वो सारे का सारा इस ZJ पे डिपेंड करता है, और ZJ यहां से निकल रहा था, ZJ इस न्यूरॉन की आउटपुट थी, ठीक है। और ये आउटपुट खुद अपनी प्री एक्टिवेशन पे डिपेंड करती थी, और वो प्री एक्टिवेशन फिर मेरा जो भी वेट है उस पर डिपेंड करती थी, W41 इस केस में, ठीक है। तो मैंने सारे रेलेवेंट वेरिएबल्स लिख लिए हैं, जिन वेरिएबल्स का इस वक्त मेरी सिचुएशन से ताल्लुक नहीं है वो मैंने इग्नोर कर दिए हैं, क्योंकि W41 उनको इन्फ्लुएंस नहीं करता, W41 सिर्फ इनको इन्फ्लुएंस करता है, मैं सिर्फ वो वाले लिख लिए। और फिर उसी तरह जिस तरह पहले किया था कि मैं कहूँगा कि मेरा जो लॉस फंक्शन है इट डिपेंड्स ऑन y1, इट डिपेंड्स ऑन y2 एंड इट डिपेंड्स ऑन yk। ये वो पाथ बन गया ना, मल्टीपल पाथ बन गए, कि जो लॉस है आपका वो y1 से भी आया है, y2 से भी आया है,
y3 से भी आया, ठीक है। ये वो 3 पाथ बन गए। यानी जहां भी आपको फंक्शन में कॉमा नजर आएगा ना, बस वहां पे समझ जाएं कि ये मल्टीवेरिएट चेन रूल अब होगा, ठीक है। वहां पे हर कॉमे को प्लस में रिप्लेस कर देना है आपने। कॉमे का मतलब है कि इट डिपेंड्स ऑन y1, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन y2, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन y3, yk, जितने भी थे, ये डिफरेंट पाथ्स हैं। और ये जो पहले वाली वैल्यू है, जिस तरह हम पिछली स्लाइड पे कह रहे थे कि u ऑफ x या v ऑफ x, तो उसी तरह ये जो पहला फंक्शन है ये y1 ऑफ माई वेट है, w41 फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसी तरह ये जो सेकंड पाथ है ये y2 है ऑफ द सेम w41 वेट। इसी तरह yk जो है वो आखिरी पाथ है ऑफ w41 जो मेरा वेट था। और अगर उनको बिल्कुल डिटेल में लिखना है कि पूरा पाथ नजर आए, तो पूरा पाथ ये है कि लॉस डिपेंड्स ऑन फर्स्ट आउटपुट न्यूरॉन विच डिपेंड्स ऑन its own activation, pre-activation, which depends on ZJ, the output of the fourth hidden neuron इस एग्जाम्पल में। और वो जो आउटपुट ऑफ फोर्थ हिडन न्यूरॉन है वो डिपेंड्स ऑन इट्स ओन pre-activation, which depends on the weight that I am talking about, W41, ठीक है। और ये सेम काम हर न्यूरॉन के साथ हो रहा होगा। Second output neuron, so loss depends on second output neuron, which depends on its own pre-activation, which depends on the fourth hidden neuron, which depends on its own pre-activation, which depends on the weight I'm interested in, and so on, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल खोल के पूरा प्रोसेस लिख दिया है, लेकिन इसमें से सिर्फ वो चीजें लिखी हैं जो W41 से अफेक्ट हो रही है, WJI से अफेक्ट हो रही है। जो इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है उनकी हमें जरूरत नहीं, वो डेरिवेटिव में कोई रोल प्ले नहीं करेंगी, उनकी बेस पे डेरिवेटिव 0 होता है, तो मैं वो नहीं लिख रहा। ओके, अब वापस आते हैं अपने आउटपुट लेयर वाले वेट पे जरा, W21 ऑफ सेकेंड लेयर। ये तो आपको पता है कि ये लॉस को सिर्फ एक सिंपल चेन से इन्फ्लुएंस कर रहा था, कोई मल्टीपल पाथ्स नहीं थे। तो इसका डेरिवेटिव तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव होगा कि लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W21 ऑफ लेयर 2, ये होगा लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y2 और फिर y2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a2, मैं कह देता हूँ, और फिर a2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W21, राइट। और कभी कभी ये होगा, कभी कभी नहीं, हमेशा ही हम ये करेंगे कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट है, इसको हम ये भी तो कह सकते हैं ये कंबाइंड, ये कर्ली L बाय कर्ली A2 है, ठीक है। और किसी भी न्यूरॉन की प्री एक्टिवेशन के हिसाब से जो डेरिवेटिव है लॉस फंक्शन का, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द लॉस फंक्शन with respect to any pre-activation of any neuron, इसको हम एक खास नाम देंगे, इसको हमेशा कहेंगे डेल्टा वैल्यू, ठीक है। और वो कौन सा न्यूरॉन है जिसकी डेल्टा वैल्यू है, ये इस केस में ये सेकंड न्यूरॉन लिखा हुआ था, तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है, ऑफ लेयर 2 इस केस, ठीक है। तो ये जो भी डेल्टा वैल्यू है ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगी रेट ऑफ चेंज ऑफ द लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ न्यूरॉन्स प्री एक्टिवेशन, ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रखनी बात, क्योंकि ये बार बार ये डेल्टा वैल्यू हम यूज करेंगे।
और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, नीचे मैंने वही लिखा हुआ है जनरल कि kth आउटपुट न्यूरॉन है, jth हिडन न्यूरॉन है, तो ये कर्ली एल बाई कर्ली ए के आ जाएगा जो कि डेल्टा के है, और फिर डेल्टा ए प्री एक्टिवेशन का डेरिवेटिव डब्ल्यू वेट के हिसाब से, ठीक है। जो कि मैंने जी जे लिखा हुआ है, वाई ये जी जे क्यों आएगा, ठीक है। वेल ए के को देख लेते हैं, ए के आया कैसे था, ठीक है। प्री एक्टिवेशन सेकेंड आउटपुट लेयर के किसी केथ न्यूरॉन की प्री एक्टिवेशन, ये ऐसे नहीं आई होगी डॉट प्रोडक्ट से डब्ल्यू केथ न्यूरॉन के सारे वेट्स, उनका ट्रांसपोज और मल्टीप्लाई हुआ होगा हिडन लेयर की आउटपुट से, ठीक है। इसको खोल के लिख लेते हैं। सबसे पहले हुआ होगा डब्ल्यू के 0 इंटू 1 प्रीपेंड हुआ था, प्लस डब्ल्यू के 1 इंटू Z1 एंड सो ऑन, कहाँ तक डब्ल्यू के M इंटू Z कैपिटल M, ठीक है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव मांगते हैं विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू के जे, यही मांगा हुआ है ना, डब्ल्यू के जे से कोई डेरिवेटिव, तो जो भी जेथ वाला जी जे की वैल्यू है, डब्ल्यू के जे यहाँ जहां भी अपीयर हो रहा होगा उसके साथ जी जे मल्टीप्लाई हुआ होगा, देयरफॉर जो डेरिवेटिव है वो जी जे होगा, राइट। यहां से पता लगता है कि इसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू के जे, वो वाला नंबर होगा जो डब्ल्यू के जे से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो डब्ल्यू के जे से तो जी जे मल्टीप्लाई हो रहा होगा यहाँ पे ऊपर, तो दैट्स द आंसर, ठीक है। सो जो डेरिवेटिव का आंसर है, लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अ वेट, ये वेट्स हैं जो हमने लर्न करने हैं, तो उनके हिसाब से डेरिवेटिव निकालना है। उनके हिसाब से जो डेरिवेटिव आता है उसकी एक फॉर्म आप देख लें, ये फॉर्म आ रही है डेल्टा की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इनपुट, क्योंकि डब्ल्यू के जे जो भी है, लेट्स से ये W21 की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो W21 की जो इनपुट आ रही थी वो ZJ थी, Z1 थी, W के जे की इनपुट हमेशा ZJ होगी, तो इसलिए हम यहाँ डेल्टा इंटू इनपुट कर रहे हैं। ये फॉर्म बाद में रिपीट हो रही है इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। उसके अलावा ये तो था आउटपुट लेयर। अब देखते हैं हिडन लेयर कि ये W41 के हिसाब से डेरिवेटिव कैसे आएगा, ठीक है। यहां अब आई रियली वांट यू टू स्टे विद मी, ठीक है। लेट्स अटेम्प्ट। हमने पिछली स्लाइड पे देख लिया था कि W41 लॉस को मल्टीपल पाथ्स के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, और वो सारे के सारे जो पाथ थे वो हमने यहां पे लिख लिए थे, ठीक है। पहला पाथ जो था वो ये था, दूसरा पाथ ये था। अगेन मैंने रेड रंग में यहां कॉमा लिखा हुआ है, जस्ट इंडिकेट कि जहां भी आपको ये मल्टीपल पाथ्स वाली एक्सप्रेशन में कॉमा नजर आता है वहां आपने डेरिवेटिव के लिए मल्टीवेरिएट चेन रूल लेके आना है, और एवरी कॉमा विल बी रिप्लेस्ड बाय अ प्लस, ठीक है। और एक पाथ जो है, कोई भी एक पाथ, पहला पाथ देख लेते हैं, एक पाथ में डेरिवेटिव चेन रूल से आना है। तो अब आप नोट करें कि मैंने जो नीचे की काम किया हुआ है उसमें मैंने दो हरकतें सिर्फ की हुई हैं। हर पाथ से जो डेरिवेटिव आना है उसको प्लस किया हुआ है। कैपिटल के आउटपुट न्यूरॉन्स थे तो कैपिटल के पाथ होंगे, हर पाथ में से जो डेरिवेटिव आना है प्लस होना है, स्टेप 1। जो सेकंड स्टेप है वो सिर्फ ये है कि उस पाथ का जो डेरिवेटिव है वो चेन रूल से आ रहा है। और वो चेन रूल से क्यों आ रहा है, चेन रूल में भी ये सीक्वेंस कैसे है, आप नोट करें। आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा कर्ली L बाई कर्ली Y1, कर्ली Y1 बाई कर्ली A1। इसको कंबाइन करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, कर्ली L बाई कर्ली A1, या जो भी kth आउटपुट न्यूरॉन है, यानी डेल्टा फंक्शन, ये आउटपुट न्यूरॉन का डेल्टा है, कर्ली L बाई कर्ली A के। मैंने वो कर्ली L बाई कर्ली Y और कर्ली Y बाई कर्ली A वो कंबाइन कर दिया।
उसके बाद कर्ली ए बाय कर्ली जी जे, क्योंकि आप देख लें यहाँ पे कि ए के जी जे से इन्फ्लुएंस हो रहा था, तो इट्स कर्ली ए के बाय कर्ली जी जे। उसके बाद आएगा कर्ली जी जे बाय कर्ली ए जे, और फिर आएगा कर्ली ए जे बाय कर्ली डब्ल्यू जे आई। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। यानी देखें, अगर आपको लेट्स से इस वक्त अगर समझ नहीं भी लगती, लेट्स से अगर मैं तेज जा रहा हूं, वट एवर इज हैपनिंग ओवर हेयर all the way until here is just the chain rule। तो इसको आप तसल्ली से देख लीजिएगा, ये सिर्फ चेन रूल अप्लाई हो रहा है, जो कि हमने पिछली स्लाइड पे अप्लाई किया था, और उससे पहले भी हम यहां देख चुके हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ चेन रूल अप्लाई हो रहा है, और सिर्फ हम हर पाथ का जो डेरिवेटिव था वो ऐड कर रहे हैं। दैट्स द मल्टीवेरिएट चेन रूल। ठीक है, और अब जरा इस एक्सप्रेशन को अगर आप गौर से देखें तो ये था, जब भी हम प्री एक्टिवेशन के हिसाब से लॉस का डेरिवेटिव लेते हैं, जब भी हम कर्ली एल बाय कर्ली ए, जब भी इस तरह का काम करते हैं, तो इसको हम डेल्टा का नाम देते हैं, कोई भी न्यूरॉन हो। जब हमने कर्ली एल बाय कर्ली ए के किया था, तब हमने इसको डेल्टा के का नाम दे दिया। अब नोट करें कि ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ये जो अंडर ब्रेस बता रहा है कि ये कहां से कहां तक एक्सप्रेशन कवर हो रही है। ठीक है, इंक्लूडिंग सम। अच्छा, लेट मी फर्स्ट क्लैरिफाई। आखिरी एक्सप्रेशन को देखें, आखिरी एक्सप्रेशन में के नजर आता है आपको कहीं? डज दिस डिपेंड ऑन के? एनीवन? इसमें तो के नहीं लिखा हुआ। एनीवन? सो तो नहीं गए आप लोग? जी नहीं नजर आ रहा। अगर यहां पे के नहीं, इसका मतलब मैं इसको समेशन से बाहर लेके आ सकता हूं। ठीक है, और इसका आंसर वो आप वेरीफाई कर लीजिएगा, इसका आंसर एक्स आई आता है, लेकिन ये के पे डिपेंड नहीं करता, मैं इसको समेशन से बाहर लेके आ सकता हूं। तो ये जो बाकी चीजें हैं, बाकी सारे का सारा काम, इसको अगर आप नोट करें, ये कर्ली एल बाय कर्ली ए के बाय कर्ली जी जे, कर्ली जी जे बाय कर्ली ए जे आ गया है। यानी जहां ये एंड हो रहा है वो ए जे है। यानी अगर मैं इन सारों को कर लूं मल्टीप्लाई, अगर मैं इन पार्शियल डेरिवेटिव्स को आपस में तीन पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखे हुए, कर्ली एल बाय कर्ली ए के बाय कर्ली जी जे बाय कर्ली ए जे, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं और वो सम भी हो रहा है, तो जो फाइनल आंसर निकलेगा इसका, वो तो कर्ली एल बाय कर्ली ए जे निकल आएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने पहले किया था, कि आपने पहले कहा था कर्ली एल बाय कर्ली वाई के और कर्ली वाई के बाय कर्ली ए के, इसको आपने कहा था कि अगर कंबाइन कर लें तो ये कर्ली एल बाय कर्ली वाई कर्ली ए के बनता है। ये मैं भी अभी भी यही कर रहा हूं कि मैं सारों को कंबाइन करके लिख रहा हूं। तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन बनेगी कर्ली एल बाय कर्ली ए जे, और ये है प्री एक्टिवेशन ऑफ द jth न्यूरॉन इन द हिडन लेयर। यानी अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो ये, अगर W41 की बात हो रही है, तो ये J जो है वो ये 4 है, इस न्यूरॉन की जो भी प्री एक्टिवेशन थी, इस न्यूरॉन की जो भी प्री एक्टिवेशन थी उसकी बात हो रही है। तो लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इस फोर्थ हिडन न्यूरॉन की प्री एक्टिवेशन, उसको तो हमने कहा था कि हम डेल्टा वैल्यू कहेंगे, तो वो डेल्टा जे है, हिडन लेयर के इस न्यूरॉन की।
विच मीन्स कि हमने ये पूरी एक्सप्रेशन इस तरह से लिख ली है, डेल्टा जे डेल्टा वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इनपुट। ये फिर से वही आ गया है, ये फिर से वही हुआ है, डेल्टा इंटू इनपुट। और हमारे पास अब डेरिवेटिव आ गया है विद रिस्पेक्ट टू अ वेट ऑफ द फर्स्ट लेयर, वेट ऑफ द फर्स्ट लेयर। ठीक है, यानी इस वक्त मैं आपको क्या चीज करवा चुका हूं, मैंने आपको सेकंड जो आउटपुट लेयर के जितने भी वेट्स थे, ये ग्रे में नजर आ रहे हैं हल्के हल्के, आउटपुट लेयर के जितने भी वेट्स थे उनके हिसाब से डेरिवेटिव निकालना हमने सीख लिया पिछली स्लाइड पे। उसकी एक्सप्रेशन पिछली स्लाइड पे लिखी हुई है, डब्ल्यू के जे ऑफ लेयर 2। इन एडिशन हमने ये भी देख लिया कि लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेट्स डब्ल्यू जे आई ऑफ द फर्स्ट लेयर, वो एक्सप्रेशन ये सामने लिखी हुई है आपकी इस स्लाइड पे, वही एक्सप्रेशन लिखी हुई है, और उसका फाइनल आंसर इज एज सिंपल एज दिस। ठीक है, इन सारी बातों को समराइज कर लेते हैं अब। इनफैक्ट पहले ये डेल्टा जे की एक्सप्रेशन को देख लेते हैं, डेल्टा जे की एक्सप्रेशन, ये जो अंडर ब्रेस लगा हुआ है। ठीक है, डेल्टा जे की एक्सप्रेशन में आप नोट करें कि आपके पास डेल्टा के है, सम है, डेल्टा जे की एक्सप्रेशन में आपके पास सम है, डेल्टा के है, डब्ल्यू के जे है। ये डेरिवेटिव्स, ये बड़े सिंपल डेरिवेटिव्स हैं, ये मैंने इसलिए आपको ये खोल के नहीं लिखे, ये आप लोग निकाल लेंगे, कर्ली एल बाई कर्ली ए बाई कर्ली जी, ये आप लोग निकाल लेंगे। मैंने आंसर्स इनके दे दिए, मैंने इनको डिराइव नहीं किया कि ये आंसर निकलता है। एनीवेज, सम होगा डेल्टा जे निकालने के तरीके में, सम होगा, सम के अंदर डेल्टा के होगा, डब्ल्यू के जे होगा, और फिर उस हिडन न्यूरॉन के एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, उसका डेरिवेटिव होगा, लेकिन जेथ न्यूरॉन की एक्टिवेशन फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो के पे डिपेंड नहीं करता, तो ये भी सम से बाहर आ सकता है। थर्ड एक्सप्रेशन सम से बाहर आ जाएगी। अगली स्लाइड पे मैंने ये किया हुआ है, इस थर्ड एक्सप्रेशन को सम से बाहर लेके आ गया हूं। ठीक है, सो डेल्टा जे की एक्सप्रेशन असल में ये है, डेरिवेटिव ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन उसी न्यूरॉन का, उसके बाद सम, वो जो रेड में सम था हमारे पास, आगे डेल्टा के था और आगे डब्ल्यू के जे था। ठीक है, ये दिस सिंगल एक्सप्रेशन दैट यू सी हियर, दिस इज व्हाट मेक्स न्यूरल नेटवर्क्स वर्क। दैट्स द मैजिक, दैट्स द मैजिक, नो मैजिक सॉस, दैट्स द मैजिक सॉस ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। जितने नेटवर्क्स आप देखेंगे, न्यूरल नेटवर्क्स सारे इस एक्सप्रेशन से चल रहे हैं, और इसको बैक प्रोपगेशन कहते हैं। बैक प्रोपगेशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नोट करें कि मैंने जे हमेशा पिछली लेयर थी और के हम हमेशा अगली लेयर को कह रहे थे कि उसके न्यूरॉन्स को इंडेक्स के से कर रहे थे। सो जब मैं पिछली लेयर का डेल्टा वैल्यू निकालता हूं, बाय डेल्टा वैल्यू वी मीन कि पिछली लेयर का कर्ली एल बाई कर्ली ए जे, तो वो जब भी मैं पिछली लेयर का डेल्टा वैल्यूज निकालता हूं, उस एक्सप्रेशन में अगली लेयर की डेल्टा वैल्यूज यूज हो रही हैं। ठीक है, अगली लेयर की डेल्टा वैल्यूज यूज हो रही हैं। इसलिए हम कर क्या रहे हैं, हम ये डेल्टा वैल्यूज को पीछे की तरफ प्रोपोगेट कर रहे हैं। यानी न्यूरल नेटवर्क का पहले जो फ्लो था वो तो था एक्स आता था, फिर जी आता था, फिर वाई आता था, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, एफ प्रॉप। लेकिन ये डेल्टा वैल्यूज निकालने के लिए, डेरिवेटिव्स निकालने के लिए आपके पास पहले आउटपुट लेयर के डेल्टा आते हैं, फिर किसी हिडन लेयर के डेल्टा आएंगे, एंड सो ऑन, अगर कोई मल्टीपल हिडन लेयर्स हैं। ठीक है, तो ये जो काम हो रहा है ये बैकवर्ड प्रोपगेशन हो रही है, बी प्रॉप। तो डेरिवेटिव्स के अंदर जो प्रोपगेशन इंफॉर्मेशन है वो उल्टी डायरेक्शन में चलती है, इसे इस चीज को बैक प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। कोई भी मशीन लर्निंग की
कोई भी ऐसा मॉडल जो सीक्वेंस में आगे चल रहा है उसमें ये यूज़फुल होती है। ये सिर्फ न्यूरल नेटवर्क्स में लिमिटेड नहीं है। और इस एक्सप्रेशन को आप विजुअली देख सकते हैं, ठीक है। विजुअली ये हो रहा है, ये वही फॉर्मूला है, डेल्टा जे प्री एक्टिवेशन का एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव सम अगली लेयर के डेल्टा केस और वेट्स। आप नोट करें कि ये जो डेल्टा के है ये डब्ल्यू के जे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और सम भी हो रहा है, यानी ये एक डॉट प्रोडक्ट हो रहा है पर उल्टी डायरेक्शन में वापस आते हुए, ठीक है। यानी आप ऐसे समझें कि जैसे इस न्यूरॉन ने आउटपुट पीछे को आउटपुट भेजी थी और लेट्स से इसकी आउटपुट डेल्टा थी, तो इस न्यूरॉन की आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय जो वेट यहां पे लिखा हुआ है, और फिर इस न्यूरॉन की आउटपुट मल्टीप्लाई बाय वो वेट जो यहां पे लिखा हुआ है, उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं आप। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ये जो पिछले जेथ का जो एक्टिवेशन फंक्शन है, जो फॉरवर्ड प्रोपगेशन में आपने निकाला होगा, लेकिन उसका इस दफा आपने डेरिवेटिव इवैल्यूएट करना है। पहले आपने फंक्शन इवैल्यूएट करना था, बैक प्रोपगेशन में उसका डेरिवेटिव इवैल्यूएट करना है। एंड दैट्स इट। डॉट प्रोडक्ट किया, एक्टिवेशन फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास डेल्टा जे यहां पे आ गया। और लेट्स से ये अगर इनपुट लेयर ना होती, ये भी कोई और हिडन लेयर होती, तो यहां पे भी अगर डेल्टास कंप्यूट करने होते तो वो इस लेयर के डेल्टास से आ जाने थे। एक्सप्रेशन रिमेन्स द सेम, एक्सप्रेशन रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो अगर मैंने आपको लेयर L+1 से वापस लेयर L पे आना अगर सिखा दिया डेल्टास की टर्म में, तो आप L से L-1 की तरफ भी जा सकते हैं, सेम आइडिया रहेगा। सो बैक प्रोपगेशन का जो एल्गोरिदम है, या इनफैक्ट न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग का जो एल्गोरिदम है वो ये है कि सबसे पहले आप तो फॉरवर्ड प्रोपगेट करते हैं, यानी जो भी आपका इनपुट वेक्टर आया था उसको फॉरवर्ड प्रोपगेट करते हैं, और प्रोपगेट करते हुए जो एक्टिवेशंस आई थी उनको स्टोर करते हैं, एक्टिवेशंस को भी और आउटपुट्स को भी, क्योंकि मुझे बैक प्रोपगेशन में ये चाहिए होती है, ठीक है। तो कंप्यूट करें और स्टोर कर लें। हर न्यूरॉन के लिए, हर लेयर के हर न्यूरॉन की जो भी एक्टिवेशन यानी प्री एक्टिवेशन और आउटपुट आई थी वो सेव कर लें। जब आप आउटपुट लेयर पे पहुंचेंगे, आगे आपके पास लॉस फंक्शन है, आप लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लें। स्पेसिफिक एग्जांपल देख लेंगे कि ये डेरिवेटिव कैसे आने, पर अभी जस्ट गो विद मी कि लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लें प्री एक्टिवेशन के हिसाब से हर न्यूरॉन का, ये डेल्टा के वैल्यूज आ जाएंगी। अगर आपका डेल्टा के वैल्यूज आ गई हैं तो आपको पता है कि बैक प्रोपगेशन की इक्वेशन आपको डेल्टा जे दे देगी, दैट्स द इक्वेशन। तो अब होगा ये स्टेप 3 के बाद आपके पास ये हो गया होगा कि हर लेयर के हर न्यूरॉन पे हर लेयर के हर न्यूरॉन के आपके पास इस लेयर पे अगर आप बैठे थे तो हर न्यूरॉन की डेल्टा के वैल्यू पड़ी होगी, इस लेयर पे हर न्यूरॉन की डेल्टा जे वैल्यू पड़ी होगी, और हमने ये देख लिया था दोनों के केस में, आउटपुट लेयर के केस में भी और हिडन लेयर के केस में भी, कि जो डेरिवेटिव होता था वेट के हिसाब से वो आता था डेल्टा वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इनपुट। यानी अगर आप लेट्स से इस वेट की बात कर रहे हैं, इस वेट का डेरिवेटिव होगा यहां पे जो डेल्टा वैल्यू पड़ी है और यहां से जो इनपुट आ रही थी Z3 कह लें, तो डेल्टा इंटू Z3 हो जाएगी। अगर आप इस वेट की बात कर रहे हैं तो यहां पे इसका जो डेरिवेटिव होगा वेट का वो होगा जो भी डेल्टा यहाँ पे था 1 2 3 4, डेल्टा 4 यहाँ पे था, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप जो भी इनपुट यहाँ से आ रही थी, इस केस में ये सेकंड इनपुट है तो यहाँ से x2 आ रही थी। सो डेरिवेटिव का फॉर्मूला तो बड़ा ही सादा है, कॉम्प्लिकेटेड क्या चीज थी, ये डेल्टा की वैल्यू निकालना, ठीक है। डेरिवेटिव हमेशा डेल्टा वैल्यू इंटू इनपुट है। अच्छा, अब आपके पास डेरिवेटिव भी आ गए, उसके बाद तो हमने ग्रेडियंट डिसेंट सीखा हुआ है पिछले लेक्चर्स में। ग्रेडियंट डिसेंट ये करता है टाइम टी पे, टाइम टाओ पे जो आपका वेट पहले से पड़ा था, उस वेट के हिसाब से ये डेरिवेटिव्स निकाल लें
कर्ली एल बाई कर्ली डब्ल्यू, ये मैं किसी एक वेट की बात कर रहा हूँ। कर्ली एल बाई कर्ली डब्ल्यू आप निकाल लें, स्टेप 4 में जो निकाला है आपने, उसको ईटा से मल्टीप्लाई कर दें जो कि स्टेप साइज था। फिर उसको माइनस कर दें क्योंकि हमने ग्रेडियंट डिसेंट करना है, और जो करंट वेट की वैल्यू थी उसमें इसको ऐड कर दें और आपके पास नया वाला आ जाएगा, अपडेटेड वेट। एंड दैट्स इट। आपके पास ये, और ये आप हर वेट के साथ करते हैं। जितने भी आपको एजेस नजर आ रहे थे अपने नेटवर्क में, वो जो बहुत सारी ग्रे एजेस आपको नजर आ रही हैं इस नेटवर्क में, आई होप वो विजिबल होंगी, उनमें हर एक के लिए आप ये वेट्स अपडेट करते हैं। और वंस यू डू दिस, आपने अपने नेटवर्क की एक दफा एडजस्टमेंट कर दी सारे वेट्स की, यानी ग्रेडियंट डिसेंट की एक इटरेशन हो गई होगी। एंड देन यू कीप डूइंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन अंटिल कन्वर्जेंस, जो कि हमने देखा था कि ग्रेडियंट डिसेंट कैसे चलता है। तो दैट्स हाउ यू ट्रेन अ न्यूरल नेटवर्क।